आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 28 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 29 मुलाहिज़ा फरमाए। उस इमारत में अगर कोई और मुतनफ़िस मौजूद होता तो ज़रूर अपने साथी की मदद को आता। गालबन वही उस इमारत का अकलौता रखवाला था। बज़ाहिर उस इमारत का वाहिद मकीन मेरे हाथों में बेहोश होकर मौत की राह पर गामज़न हो चुका था और इमारत में मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन मैं तंजीम और उसके बड़ों के तरीक़ाकार से खूब वाकिफ था। वो लोग इर्तिकाब जुर्म के रवायती तरीक़ों के आदी नहीं थे, बल्कि जदीद दौर की इजादात से भरपूर इस्तिफ़ादे के कायल थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि C1 ने जीवा हाउस के जिस कमरे में ताकतवर ट्रांसमीटर MT300 नस्ब किया था, वहाँ किसी की मुदाखलत से बेजा से निपटने और वाकिफ रहने के लिए दूसरे शोबों के अलावा खुदकार कैमरे भी नस्ब किए गए थे, ताकि मुदाखलतकार की तस्वीर लेकर बाद में जवाबी कार्रवाई की जा सके। हर वो जगह जहां आदमी को नज़रअंदाज करके किसी मशीन पर एतमाद किया जा सकता था, तंजीम में वहां मशीनी बंदोबस्त नाफिज था। और अगर वो इमारत वाकई किसी अहमियत की हामिल थी तो वहां भी मखसूस हिस्सों में कैमरे या किसी और हिफाजती इंतजाम की मौजूदगी के तमाम तर इम्कानात थे। इमारत की तरफ बढ़ने से कबल मैंने जेब से नायलून का मोज़े नुमा निकाब निकाल कर सर पर मुड़ लिया और फिर एहतियात से इमारत के बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरे जहन पर अजीब व गरीब ख्यालात ने यलगार की हुई थी। मौत के सौदागर हेरोइन की तिजारत में बेअंदाज पैसा कमा रहे थे। उस पैसे की मदद से ऊपर वालों ने अपने गिर्द नाकाबिल शिकस्त हिसार कायम किया हुआ था। उन तक पहुंचना तो दरकिनार उनकी शिनाख्त तक नामुमकिन थी। फिर भला ये कैसे मुमकिन था कि उस पुरशिकू मकान में दाखिल का रास्ता महज एक आदमी की लाश से गुजरता हो। मेरी रफ्तार सुस्त पड़ गई। कहीं बरामदे में जा बजा फोटो सेल पोशीता ना हो, कहीं उनका सिलसिला किसी खुफिया और बेआवाज गन से मुंसलिक होकर मेरे फोटो सेल की जद में आते ही अचानक नामालूम समत से बेआवाज गोलियां चलें और मेरा बदन छलनी होकर रह जाए। मैं फरेरी से लेकर रह गया। तारीकी में डूबी हुई पुरशिकू इमारत के खुदकाल मुझे असेबी हेवले की तरह नजर आने लगे थे। जीवा हाउस में C1 ने MT300 और उसके हिफाजती इंतजाम की तनसीब मेरी मौजूदगी में की थी और मैं फोटो सेल के काम करने के असूल से वाकिफ था। फोटो सेल और रोशनी के मखरज के दरमियान शुआएं मुनक़ते होती ही हिफाजती निज़ाम हरकत में आ सकता था। उसे आजमाने के लिए मेरा बजाते खुद उस खतरनाक बरामदे पर चढ़ना जरूरी नहीं था। मैं फौरन ही रुक गया। लान में फैला हुआ जंगल मेरे तजुर्बे के लिए खासा मवाद फराम कर सकता था। मैंने लान से एक कद आदम खुदरूप पौधा जड़ों समेत उखाड़ लिया, लेकिन खासी देर वहां भटकने के बाद दूसरे लवाजिम दस्तयाब ना हो सके। आखिरकार मैं इमारत के बगली हिस्से की तरफ बढ़ गया। वहां मुझे 2 कमरों पर मुश्तमिल वो रहाइश का भी नजर आ गई जो शायद मेरी शिकार की इस्तेमाल में थी। बल्ब जलाने पर वहां जरूरत की हर चीज नजर आई, मगर उन्हें इस्तेमाल करने वाला बाहर अपने खून में नहाया हुआ पड़ा था। उस तरफ तलाश के दौरान में मुझे एक बांस का फटा हुआ लंबा सा टुकड़ा मिल गया जो गालबन नालियों वगैरह की सफाई के काम में आता होगा। मैं वो टुकड़ा रोशन कमरे के सामने ले आया। मान मुझे अपनी कलाई पर आने वाली खराशों में सूजिश का एहसास हुआ और मैंने देखा कि मेरी दाहिनी आस्तीन का निचला हिस्सा खून के दागों से भरा हुआ था। 2 जगह से आस्तीन भी कटी हुई थी और मैं उस हालत में होटल तो दरकिनार शहर के किसी रोशन या बारोनिक इलाके का रुख भी नहीं कर सकता था। उस कमरे में बाकायदा तिब्बी इमदाद का तो क्या सामान नहीं था, अलबत्ता आफ्टर शेव लोशन की खासी मिकदार मौजूद थी। मैंने लोशन से दाहिनी कलाई की खराशों को साफ किया जिनमें सिर्फ जरा एक कैरी थी, मगर उस पर भी खून की पिपड़ी चम चुकी थी। फिर मैंने अपनी कमीज उतार कर एक कागज में लपेटी और अपने हरीफ के कपड़ों में से एक बुश शर्ट पहनकर बाहर आ गया। फटे हुए बांस के टुकड़े के सिरे पर कद आदम पौधे को बांधकर मैं दोबारा बरामदे की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने एहतियात से दीवार की ओट में पोजीशन संभाल ली और बांस के टुकड़े को आहिस्ता आहिस्ता उस तरह आगे बढ़ाने लगा कि उसके सिरे पर बंधा हुआ पौधा अमूदी हालत में रहे। वो पौधा बरामदे पर चंद फुट ही बड़ा होगा कि मैं सन्नाटे में रह गया। बांस का टुकड़ा मेरे हाथ से छूट गया और मेरे बदन के सारे मसामों के धाने खुल गए। हल्के से 3 झटकों के साथ 3 गोलियां सन्नाटे के साथ पौधे से गुजरी थी। फाइटर बेआवाज हथियारों से लैस थे। मैं फटी फटी आंखों से बरामदे में पड़े हुए पौधे को देखता रहा। अगर मुझे बर वक्त वो एहतियाती तदाबीर न सूझी होती तो उस पौधे की जगह मेरा छलनी बदन तड़प रहा होता। बज़ाहिर वीरान और गैर मकदूश नजर आने वाली इस इमारत में अजनबी मुदाखलतकार के लिए मौत के भयानक और नाकाबिले यकीन फंदे की मौजूदगी का साफ मतलब था कि मैं खुशकिस्मती की वजह में इमारत में दाखिल हुआ था। जीवा हाउस में इलेक्ट्रॉनिक आलात से मुंसलिक हिफाजती निज़ाम का मैं खुद शाहिद था। C1 के मकान में उस किस्म के गैर मुहलक शोबदों से सुल्तान शाह 2-4 हो चुका था और अब उस वसी व अरेज मगर बज़ाहिर गैर आबाद इमारत में फोटो सेल से मुंसलिक बारूदी हथियारों की खुफिया तनसीबात
सब एक ही सिलसिले की कड़ियां थी और यकीनी तौर पर इस इमारत को A2 के मामलात की अहमियत के हामिल हासिल किया गया था। इमारत का खूंखार मुहाफिज अपने ही हथियार से बुरी तरह जख्मी हुआ था और बेहोशी की हालत में लहजा भर मौत की वादी की तरफ बढ़ रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि उस बदनसीब को इमारत की हिफाजत पर मामूर करते हुए अंदर दाखिले की ममानत जरूर की गई होगी, मगर वो बरामदे में नस्ब शैतानी जाल से सरासर लाइव न होगा, ताकि कभी उसके दिल में हदायत से इनहराफ का ख्याल पैदा हो तो वो उस खुदकार निज़ाम के तहत कैफरे किरदार को पहुंचाए। मैं A2 के एक ठिकाने में दाखिल होने में कामयाब हो चुका था। मुकद्दर मेरी यावरी कर रहा था। मुहाफिज मेरे हाथों जिक्र उठा चुका था। अंधेरे में मौजूद खतरे से मैं बखबर हो चुका था, इसलिए बरामदे में खुलने वाले दरवाजों का रुख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता मेरे आसाब पुरसकून हुए तो मैंने अपने शिकार का जायजा लिया तो बदस्तूर बेहोश पड़ा था। मेरी निगाहें धुंधलके की आदी हो चुकी थी। फिर भी मैंने उसका जायजा लिया तो जमीन के खासे बड़े हिस्से पर खून के दाग और लोथड़े नजर आए। मैं अपने जूतों को खून में आलूदा होने से बचाते हुए उसके बेहिस्सो हरकत बदन के करीब पहुंचा और नब्ज़ें टटोली तो वहां मौत का भयानक सकूत तारी था। वो मेरा दुश्मन था, मगर उसकी मौत पर मैंने अपने दिल पर भारी पन सा महसूस किया। वो जो भी था बहुत निचले दर्जे का आदमी था और न जाने किन मजबूरियों के बायस गुनाहों की इस फसल की आबियारी कर रहा था। फिर मुझे बेख्तियार तारिक याद आ गया, जिसे तंजीम के बड़ों ने खतरात में घिरा हुआ देखकर किसी कुत्ते की तरह बेरहमी से मरवा दिया था। मेरा खून जोश खाने लगा और तारिक ही ने हामिद के साथ उसकी मजबूरियों का सौदा किया था। एक साफ सुथरे नौजवान और अमन पसंद शहरी को उसने सुनहरा बाग दिखाकर मंशियात फरोशी के धंधे में लगाया था। हामिद की अपनी मजबूरियां थी और वो महज एक समझौते के तहत उस काम में मुलव्विस हुआ था और हद से आगे बढ़ने पर हरगिज आमादा नहीं था। अगर वो बदनसीब किसी मौका पर ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हो जाता तो भी मैं उसी तरह दिल गिरफ्ता होता, क्योंकि वो और उस जैसे बहुत से दूसरे उस खनौने कारोबार में शामिल होने के बावजूद हमदर्दियों के मुस्तहिक थे। हामिद के जरिए मैंने कराची में चंद ऐसे लड़कों और लड़कियों का बंदोबस्त किया था जो हिरवन लेकर बैरून मुल्क सफर पर रवाना होते। ये काम इतना अहम था कि A2 ने तमाम सरगर्मियां मौकूफ करवाने के बावजूद महज उस मामले में मुझे हदायत लेते रहने का हुक्म दिया था और मैं कराची छोड़कर लाहौर बैठा था। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। उस इमारत में एक खून होने के बाद A2 लाजमन उस फोन नंबर के बारे में मोहतात हो जाता जिसके जरिए मैं उस इमारत तक पहुंचा था, क्योंकि उस फोन का उस इमारत से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर कायम था। भेड़िया जख्म खाने के बाद बहुत चालाक और चौकन्ना हो जाता है। मेरा यही ख्याल A2 के बारे में था। अगर उसकी ज़हनी रूह उस बहरान में मेरी तरफ मुंतकिल हो जाती तो मेरे अपने ठिकाने से गैर हाजिरी मेरी पोजीशन को मशकूक बना सकती थी। A2 को अपने मद्दे मुकाबल किसी बाखबर और ख़तरनाक हरीफ की मौजूदगी से बाखबर करने के बाद मेरा फौरी कराची लौटना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं इमारत की तरफ बढ़ा, फिर मैंने वसी व अरीज रकबे पर बनी हुई उस इमारत का पूरा तवाफ कर डाला, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा रास्ता तलाश करने में कामयाब न हो सका जिससे मेरा अंदर दाखिल होना मुमकिन होता। खिड़कियों में शीशे जरूर थे, लेकिन शीशों के अक में हर चौखट पर मजबूत आयरन ग्रिल लगी हुई थी, जिसे काटे बगैर अंदर घुसना नामुमकिनात में से था। काफी देर गौर खोज करने के बाद एक तजवीज़ मेरे जहन में आ ही गई। बरामदे में फोटो सेल से मुंसलिक हथियार खुदकार जरूर थे, मगर उनमें मैगजीन की एक महदूद मिकदार ही लोड हो सकती थी। 6-7 गोलियां और फिर मैदान साफ होता। मैंने दोबारा बरामदे के सामने अपना महफूज मोर्चा संभाल लिया। फिर यूं ही मैंने फटे हुए बांस के टुकड़े को घुमाकर बरामदे के फर्श पर पड़े हुए कद आदम खुदरू पौधे को ऊपर उठाया। दोबारा 3 खटकों के साथ 3 फायर हुए और गोलियां पौधे से गुजरकर बाहर फैली हुई अंधेरे में कहीं जा गिरी। यहाँ तक मुझे मालूम था बारूदी हथियार में पिस्तौल और रिवाल्वर ही पर साइलेंसर इस्तेमाल किया जा सकता था, और इन असलहों में चैम्बर होने की वजह से गोलियों की तादाद महदूद होती है। भारी मैगजीन या गोलियों की पट्टियों पर इन्हिसार करने वाले असलहे की साख न सिर्फ बहुत भारी होती है, बल्कि उसकी आवाज़ पर काबू पाना भी नामुमकिन होता है। उस एतबार से 6-7 फायरों के बाद बरामदा खतरात से आरी हो जाना चाहिए था, और हुआ भी यही। मैं कदादम पौधे को बार बार आगे पीछे सरका कर फोटो सेल के निज़ाम को हरकत में लाता रहा और हर बार गोलियां चलती रही, मगर 8वीं बार ट्राइगर्स के खटके जरूर सुनाई दिए, लेकिन कोई फायर नहीं हुआ। अपने इत्मीनान के लिए मैंने मजीद 2 कोशिशें की। जब हर मर्तबा वही नतीजा निकला तो मैं आगे बढ़ गया। तकरीबन बैक वक्त 3 ट्राइगर चले और मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने बरामदे में खुलने वाले निस्बतन कमजोर दरवाजे के हजमी कुफल पर एक तार के मुड़े हुए सिरे से किस्मत आजमाई की, और 1-1.5 मिनट की मेहनत के बाद ताला खुल गया। मैंने दरवाजे के पट अंदर धकेले तो नतनों से अजीब सी बू टकराई, जैसे वो दरवाजा मुद्दत दराज से बंद रहा हो। मैंने झिझकते हुए चौखट अबूर कर डाली। उस वक्त मेरे असाब पर एक बार फिर तनाव की कैफियत तारी हो चली थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं दूसरी दिफाई लाइन के तौर पर अंधेरे में कोई नया शोबदा मेरा मुंतजिर न हो। बाहर से रोशनी देख लिए जाने के खौफ से मैंने बल्ब रोशन करने का खतरा मोल नहीं लिया।
बस पेंसिल टार्च की महदूद रोशनी में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाता रहा। पेशकदमी के साथ ही मैं समतों को भी ज़हन नशीन करता जा रहा था ताकि अंधेरे में उन भूल भलियों से वापसी मुमकिन हो सके। हर तरफ से खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बायस अंदरूनी फिजा में घुटन और अजीब सी बू रची हुई थी। बैरूनी साख्त की तरह अंदर से भी वो मकान बहुत शानदार और पूरी तरह आरास्ता था, लेकिन कदम कदम पर यह अंदाजा हो रहा था कि काफी अरसा से वहां की कोई चीज इंसानी इस्तेमाल में नहीं आई थी। फर्नीचर वगैरह पर गर्द की बारीक सी तह जमी हुई थी जो न जाने कहां से गुजर कर अंदर पहुंच रही थी। आखिरकार कालीन और बेशकीमत फर्नीचर से आरास्ता एक लाबी के गोशे में मुझे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट भी नजर आ गया। मैं तेजी से उस तरफ बढ़ता चला गया क्योंकि वही मेरी पूरी मुहिम का मरकज था। फोन की तपाई के नीचे तकरीबन फोन ही के साइज का एक खूबसूरत चकोर टिब्बा रखा हुआ था जिसके ऊपर सुर्ख रंग का एक बल्ब रोशन था और उससे निकलने वाली तार फोन की डिबिया से मुंसलिक थी। उसे देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार एक गहरा सांस आजाद हो गया। उन दिनों कराची के बहुत से दफातर और घरानों में कार्डलेस हेडफोन रवाज पा चुका था और वो मेरे लिए नई चीज नहीं थी। फोन के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल बक्स मुंसलिक करने के बाद एक मुख्तसर से लासिल्की फोन पर महदूद हल्के में चलते फिरते उस नंबर की कॉल्स रिसीव करने के साथ हस्बे मर्जी नंबर भी डायल किए जा सकते। उस इमारत की हालत और फोन पर तने हुए मकड़ी के जालों से यह जाहिर हो रहा था कि उस मकान से फोन की सहूलत इस्तेमाल नहीं की गई, मगर फोन से मुंसलिक ऑपरेटर्स ने तरीकाकार वाजे कर दिया था। मैंने उस ऑपरेटर्स की नेम प्लेट पर दर्ज तफसीलात का जायजा लिया तो पता चला कि उसका दायरा कार 100 मीटर पर मुश्तमिल था। उसका मतलब था कि A2 इस इमारत में दाखिल हुए बगैर 100 मीटर के फासले पर बासानी उस नंबर पर आने वाली हर कॉल वसूल कर सकता था। उस तरह टेलीफोन तक पहुंच जाने के बावजूद A2 तक मैं नहीं पहुंच सका था। उसने अपनी जात के गिर्द अजीब से हिसार को बरकरार रखने के लिए उस कदर पेचीदा तरीकाकार इख्तियार किया था कि उस तक रसाई की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। अव्वल तो नंबर के सहारे की जाने वाली हर कोशिश मिसेस दिलदार भट्टी तक पहुंचकर दम छोड़ जाती और मैं अपनी दानिश में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके उस मकान तक आ भी गया था तो यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि खुद A2 ने उस वीरान इमारत में कदम भी रखा होगा। इमारत में मौजूद फोन से मुंसलिक आले का हथिया अमल 100 मीटर पर मुश्तमिल था। ये जरूरी नहीं था कि उस हद में A2 मुस्तकिल तौर पर कायम पजीर हो। मुकर्रा औकात में चलते फिरते या किसी ठिकाने पर पहुंचकर वो पैगामात वसूल कर सकता था। उस नाकामी ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तंजीम की राजदारी के मरहले मेरी तवक्कुआ से कहीं बढ़कर पेचीदा और गुमनाम साबित हो रहे थे। शायद यही वजह थी कि मुद्दत दराज से ये गैर कानूनी कारोबार कामयाबी के साथ चल रहा था। नाकामी के ख्याल और इश्तिहाल के आलम में मैंने हर एहतियात बालाए ताक रखकर उस फोन का नंबर नोट किया और फिर बेश कीमत सोफे को देहड़ कर फोम को दिया सलाई दिखा दी। वापसी में मैंने जा बजा मुख्तलिफ मकामात पर साजो सामान को आग दिखाते हुए यह अंदाजा कर लिया था कि मेरी वापसी के 2 ही घंटों में पूरी इमारत आग के फलकबोज शोलों की नजर हो जाएगी। इमारत वीरान और गैर आबाद थी। अहाते की दीवारों से असल मकान का फासला काफी ज्यादा था, लिहाजा उस आग से कुर्ब जवार के मकानों को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं था। उससे बेशतर आग इमारत से बाहर खुश खास फौज तक पहुंचती उस इलाके के दूसरे मकीन शोलों की सुर्खी देखकर फायर ब्रिगेड को तलब कर सकते थे। A2 की जात राजदारी के आहिनी पर्दों में छुपी हुई थी। उस अहम इमारत में आते सनी और वहां से बरामद होने वाली लाश उसके एतमाद को मुतजलजल कर सकती थी। मेरा मकसद भी यही था कि उसे किसी ताकतवर हरीफ की मौजूदगी का एहसास दिला दूं ताकि बुखलाहट के आलम में उससे गलतियों का इर्तिकाब होने लगे और मैं किसी तरह उसके गिरेबान पर हाथ डाल सकूं। वापसी के लिए मैंने पार्टी की राह इख्तियार की और थोड़ी देर बाद टैक्सी पकड़कर होटल जा पहुंचा। गजाला कमरे में बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। उसके चेहरे से घबराहट और खौफ के आसार नुमाया थे। मेरी दस्तक के जवाब में उसने दरवाजा खोलकर फीकी मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया तो मैंने फौरन ही किसी गड़बड़ के इम्कान पर सोचना शुरू कर दिया। ये बुशर आपकी तो नहीं है? ये उसने सबसे पहला सवाल यही किया था। वो लाख तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल से ही मगर थी एक औरत ही और औरतों की निगाहें लिबास के बारे में जरूरत से ज्यादा हिसास होती हैं। मैंने कागज में लिपटी हुई खून आलूद कमीज एक तरफ उछालती। मेरी कमीज गंदी हो गई थी इसलिए बदलना पड़ गई। ये बताओ कि तुम वापस कब आई? अभी 8 बजे आई हूँ। वह आंखें बंद करके फेरी लेती हुई बोली, आज का तजुर्बा मुझे मुद्दतों याद रहेगा। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मैं आज आप तक पहुंच ही न सकूंगी। तसल्ली से मुझे तफसील बताओ। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा, अमली जिंदगी तसव्वुरात से अमूमन बहुत ज्यादा कठिन होती है, खसूसन जब वास्ता बुरे लोगों से हो। एशियन सिंडिकेट तो मुझे बहुत साफ सुथरा इदारा महसूस हुआ था। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दफ्तर शायद 3 कमरों पर मुश्तमिल है। बाहर 2 मर्द और 3 लड़कियां अपने कामों में मसरूफ थीं। मैंने उन्हीं में से एक से अपना मद्दा जाहिर किया तो थोड़ी देर के बाद मुझे दूसरे कमरे में भेज दिया गया। बहुत खूबसूरत और शानदार दफ्तर था और वहाँ बड़ी सी स्याह मेज के पीछे एक नरम खू लेकिन अधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था। उसको ये जानने की ख्वाहिश थी कि मुझे इस दफ्तर में किसने भेजा था।
मैंने उसे बताया कि मैं मुलाजमत की तलाश में कई दफातर से होती हुई इत्तेफाकन वहां भी पहुंच गई थी और एक घिसी पिटी कहानी तराशनी पड़ गई। अरे खाना भी खाया आपने? बात करते करते वो चौंक कर बोली। मैं कुर्सी के पुष्टगाह से सर टिका कर मुस्कुरा दिया। रूम सर्विस को हदायत दे दो। फोन पर हदायत देकर वो दोबारा बताने लगी। मैं पूरी तरह मुहतात रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मेरी तरफ से खटक गया था। उसने आजमाइशी तौर पर मुझे एक लड़की के हवाले कर दिया और मैं सारा दिन मुख्तलिफ फाइलों में बिखरे हुए कागजात को तरतीब से यकजा करके फाइल करती रही। सारे ही कागजात का ताल्लुक फर्म के बरामदी कारोबार से था। गालिबन दुनिया के बेशतर ममालिक से उनके तिजारती रवाबत है, तो इसमें उलझने की क्या वजह थी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी कोशिश कामयाब रही और तुम्हें एशियन सिंडिकेट लिमिटेड में जगह मिल गई। हमारा प्लान भी तो यही था और मैं तुम्हें लाहौर से भी लेकर इसीलिए आया था कि तुम्हें एशियन सिंडिकेट में घुसकर उनका राज फाश करना है। खाने के वक्फे के बाद नसीर खान ने दोबारा मुझे बुलाया था। नसीर खान कौन? मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। वही अधेड़ उम्र शख्स, बाहर काम करने वाली लड़कियों से मुझे मालूम हुआ कि वो इदारे का जनरल मैनेजर है। फर्म के MD का कमरा हमेशा खाली रहता है। उसे अमले के किसी फर्द ने कभी दफ्तर आते नहीं देखा। अमला नसीर खान ही स्याह सफेद का मालिक नजर आता है। उस वक्त वो अपने दफ्तर में कुछ पी रहा था। फिजा में रची हुई बू की बिना पर मुझे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई कि वो किसी किस्म की वाइन पी रहा था, क्योंकि डैडी भी कभी कभार ये शौक करते हैं। उसने दोबारा मेरी कहानी का जिक्र छेड़ दिया। मैं उसे एक आध झूठ बोल चुकी थी जिसे उसकी जिरा के जवाब में ना निभा सकी, और 3 बजे के करीब उसने खुश्क लहजे में मुझे दफ्तर से रुखसत कर दिया। कहानी क्या तराशी थी तुमने? वही रवायती सी चढ़ती उम्र की लग्जिश की कहानी। वो नजरें चुराते हुए खिफत अमेज लहजे में बोली तो उसका चेहरा गुलनार हो गया। तफसील नहीं बताओगी? मैंने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए शौक लहजे में सवाल किया। मैंने उसे अपना नाम परवीन बताया था, आबाई शहर पिंडी बताया था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरा लबो लहजा झूठ की चुगली खा रहा था। उसने पंजाबी में 2-3 सवाल किए तो मैंने जवाबात उर्दू ही में दिए और उसे बताया कि मैं एक शख्स के हमरा वालिदैन को छोड़कर खामोशी से लाहौर चली आई हूँ। पैसे खत्म होने के बाद दोनों ही अलग अलग मुलाजमत के लिए मुकद्दर आजमाई कर रहे हैं। उसने मेरा लाहौर का पता पूछा तो मैं सिर्फ इतना बता सकी कि पुरानी अनारकली में अपने साथी की किसी अजीज के घर मुकीम हूँ। मकान नंबर वगैरह मुझे मालूम नहीं। दोपहर में उसने मुझसे मेरा पिंडी का पता मालूम किया और मैं बुखला गई, क्योंकि पिंडी मेरे लिए कदी अजनबी शहर है। अखबारात में कभी पढ़ा होगा, लिहाजा कवाल मंडी का नाम ले दिया। उसने लई नाले का जिक्र छेड़ दिया। राजा बाजार के हवाले से रास्ता पूछने लगा। मकान का नंबर तो मैंने बता दिया, लेकिन मोहल्ले वकू और रास्तों के बारे में पै दर पै गलतियां करती रही, क्योंकि उसका रवैया फौरन ही बदलने लगा। आखिर में उसने तंजिया लहजे में कहा था कि किसी जवान लड़की को अगर अपने घर वापसी का रास्ता मालूम न हो तो उसे किसी अजनबी के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना वो रास्ते की तलाश में जिंदगी भर भूल भलियों में भटकती रहती। 3 बजे से 8 बजे तक तुम क्या करती रही? दफ्तर से निकलने तक सुल्तान शाह मुझे कहीं नजर नहीं आया था। किसी सवारी की तलाश में थोड़ी ही दूर गई थी कि गहरी रंग की एक करोला मेरे पास आ रुकी। उसमें कोई औबाज सा आदमी सवार था। उसने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने की पेशकश की, जिसे मैंने ठुकरा दिया। उसने गाड़ी जरा आगे बढ़ाई और इंजन बंद करके मेरे रास्ते में हायल हो गया। उसने धमकी दी कि मैं खामोशी से गाड़ी में ना बैठी तो वो इससे भरी पूरी सड़क से जबरदस्ती मुझे उठा कर ले जाएगा। जानसानियों तक उससे तकरार हुई। चाहे सुल्तान शाह ने सूरत हाल दूर ही से भांप ली। वो अचानक नमूदार हुआ, फिर वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि सुल्तान शाह ने उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया था। मैं तेजी से अलहदा होकर तमाशाइयों में मिल गई। सुल्तान शाह बहुत बेखौफ और दलेर साबित हुआ। उसने जरा सी देर में उस शख्स को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया, फिर फुर्ती से उसकी करोला में जा बैठा। चाबी शायद अग्निशन में मौजूद थी। उसके हाथ का इशारा पाते ही मैं भी तेजी से आगे बढ़ी और कार में जा बैठी। उस तरह हम वहां से निकलने में कामयाब हो सके। एक वीरान इलाके में उसने गाड़ी छोड़ दी। उसका ख्याल था कि गाड़ी की वजह से हम दोबारा घेरे जा सकती हैं। उसने मुझे फौरन होटल वापस लौट कर आपकी वापसी तक कमरे में महदूद रहने का मशवरा दिया, मगर मैं खौफ के बायस आमादा न हुई। दूसरी तरफ कपड़े फट जाने और खून के धब्बों की वजह से वो दिन के उजाले में लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था। मजबूरन हम वीरान इलाकों में भटकते रहे। अंधेरा फैलने के बाद एक रिक्शे वाले को रोका तो उसने सुल्तान शाह का हुलिया देखते ही अपने कान पकड़ लिए। उसका कहना था कि शाम के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फटे हाल फिरने वाले नौजवान गदागरों को नामालूम कातलों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। ये सुनकर मैं दहल की। आखिरकार सुल्तान शाह ने मुझे तनहा वापस लौटने पर आमादा कर ही लिया, और वो खुद कहाँ है कुछ पता नहीं। हो सकता है कि अभी तक किसी वीराने में पड़ा हो। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रूम सर्विस का वेटर खाना लेकर आ गया था। खाने के दौरान में मैं गजाला को अपनी मुहिम का हाल सुनाता रहा और वो शदीद हैरत के आलम में खामोशी से पूरी दास्तान सुनती रही। मेरी कलाई के जख्म देखकर वो बेचैन हो गई थी, लेकिन मैंने हंस कर उसे खाने पर तवज्जो देने पर मजबूर कर दिया। अब तक तो वो अमारत शोलों में घिर चुकी होगी। मेरे खामोश होने पर उसने तहय्युर ज़दा लहजे में कहा, शायद। मैंने आहिस्तगी के साथ कहा, समझ में नहीं आता कि ये एकदम क्या होने लगा। वो सहमे हुए उलझन अमेज लहजे में बोली, पहले ही राउंड में तशद्दुद और खूनरेजी का ये आलम है तो हम कब तक खुद को बचा सकेंगे? हमें फौरन लाहौर छोड़ देना होगा। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। अगर नौजवान गदागरों के कत्ल के बारे में रिक्शा ड्राइवर सच्चा था तो इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान शाह मार धाड़ करने के बावजूद शनाख्त नहीं किया जा सका।
गदागरों के कत्ल और सुल्तान शाह के तसादुम में कोई ताल्लुक है तो गदागर शायद उसकी कामत और जिसामत के रहे होंगे और उसके हाथों पिटने वाला महज कोई उबाश शख्स नहीं था, बल्कि वो तुम्हारे अगवा की एक सोची समझी साजिश थी जिसे सुल्तान शाह की मुदाखलत नाकाम बना दिया। लाहौर में अब सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारे लिए है, वो तुम्हें कहीं भी पहचान लेंगे। बेख्तियार उसकी आंखें टपटपा गईं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वो रूहान सी आवाज में बोली, मेरी वजह से आपके लिए दुश्वारियां पैदा होगी। किसी काम का आगाज किया जाए तो दुश्वारियां आती ही हैं। यही क्या कम है कि इस तरह एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का किरदार खुलकर हमारे सामने आ गया। मैंने उसकी दिलजोई की खातिर कहा, मुझे बहलाने की कोशिश न करें। उसी लहजे में बोली, उसका किरदार तो पहले ही सामने था। आपने उसके नुमाइंदे के तौर पर मशरकी वाहिद का तवील सफर करके एचले हाउस वालों से हेरोइन की फरोख्त का मुआहदा किया था। वो एक गैर अहम बात थी। किसी भी नाम से तुम कागजात छपवा सकती हो। एशियन सिंडिकेट वालों का नाम उसकी लाइलमी में महज शनाख्त के लिए इस्तेमाल हो सकता था। सौदा करने वाली पार्टी कोई और ही होती। ये न भूलो कि राजदारी के मामले में ये लोग जरूरत से ज्यादा हिसास हैं। A2 ने राब्ते के लिए फोन का मामला इस कदर पेचीदा बनाया हुआ है कि किसी को उसके बारे में भनक भी नहीं मिल सकती। अब खतरात सामने आ ही गए हैं तो पहली परवाज से कराची लौट चले। उसने जिद की, अव्वल तो मैं सुल्तान शाह को नहीं छोड़ सकता, फिर हमारी रवानगी इतनी आसान नहीं होगी। हमारा मुकाबला एक बड़ी तंजीम से है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर उनके आदमी तुम्हारी तलाश पर मामूर होंगे। उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि हमें लाहौर ही में घेर लिया जाए। इस इमारत में आतिजानी की खबर पाकर वो लोग जोशी इंतकाम में अपने सारे वसाइल दुश्मन की तलाश में झोंक देंगे और दुश्मनों में वो सिर्फ मुझे ही पहचान सकते हैं। उसे उदास लहजे में कहा, फिर कदरे सकूत के बाद बोली, आप कैसे कहते हैं कि वो मेरे अगवा की मुनज़्ज़म साजिश थी? सीधी सी बात है, नसीर खान ने तुम्हें काम में लगाकर वक्त हासिल किया ताकि तुम्हारे बारे में अपने ऊपर वालों को मुतल्ला करके हदायत ले सके और दफ्तर से निकलते वक्त तुम्हारी निगरानी का बंदोबस्त करा सके। शायद ऐसे कामों में वो अपने दफ्तरी अमले को मुलव्वस नहीं करता। ऊपर जो कोई भी है बहुत चालाक है, क्योंकि उससे गुफ्तगू के बाद नसीर खान का अंदाज ही बदल गया और बकौल तुम्हारे उसने तुम्हारे झूठ का अंदाजा लगा लिया। लेकिन ऊपर वाला उससे पहले तुम्हें उठवाने का फैसला कर चुका था। तशद्दुद के सामने मजबूत से मजबूत औरत भी बहुत कमजोर साबित होती है। हेरोइन की तैयारी और तिजारत में बहुत बड़े बड़े हाथ मुलव्वस हैं। चंद सानियों के बाद वो ठहरे हुए लहजे में बोली, पुलिस और हुकूमत के बतेरे ताकतवर और बाइख्तियार इदारे भी मिलकर उस पर काबू नहीं पा सके। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि हमने इस मुहिम का आगाज करके गलती की है। हम इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी बेकुनी नामुमकिनात में से नजर आती है। हुकूमत के जिन इदारों का तुम जिक्र कर रही हो उनकी नाकामी की ठोस वजूह है। मैंने संजीदगी के साथ कहा, 4-6 हज़ार रुपए माहाना तनख्वाह पाने वालों में काली भेड़ें भी होती हैं। इस काम में नफा का तनासुब 100 गुना के लगभग है। जो भी ये काम करता है भारी रिश्वतें और नजराने देकर काली भेड़ों को खरीद लेता है और इंसदाद मंशियात की बेहतर से बेहतर हिकमत अमली भी धरी रह जाती है। मैं उनके अंदर का आदमी हूँ। मुझे अंदाजा है कि किस तरह उनका मुंह कुचला जा सकता है। तुम देखोगी कि एक दिन मुझे जरूर कामयाबी होगी। मेरी भी यही आरजू है। मेरा तो पूरा घराना बर्बाद हुआ है नशे के हाथों। मुझसे बड़ा उसका दुश्मन कौन होगा? लेकिन कत्ल, खूनरेजी, इंतकाम और बारूद की इस बरसात में आप कब तक ठहर सकेंगे? ना ठहर सका तो मर ही जाऊंगा ना, मैंने खुशदिली के साथ कहा। मैं समझूंगा कि मैंने इस तरह जिंदगी भर के गुनाहों का कुफ्फारा अदा कर दिया। ये क्यों भूल रही हो कि फिलहाल मैं भी उन्हीं में से हूँ। पहले चर्च तकसीम करवाता था, अब हीरोइन का तकसीम खुनिंदा हूँ और चाहते हुए भी उनसे गुलू खलासी नहीं हासिल कर सकता। मेरी आज़ादी उनकी तबाही से वाबस्ता होकर रहेगी है। कब तक मैं घरों की चिराग गुल करके अपना सुख और चैन बरकरार रख सकूंगा? क्या कामरान की वीरान आंखें हर वक्त तुम्हें नहीं दसती रहती, जबकि उसकी बर्बादी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? लेकिन मैं जब भी कहीं किसी नशे को तरसे हुए इंसान को कर्बनाक अज़ियतों में मुबतला देखता हूँ तो बेख्तियार मेरे वजूद पर मुलामत का गुबार छाने लगता है। मैं तो किसी कीमत पर भी इस मुहिम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। गजाला कमरे में सकूत छा गया। गजाला के पास मेरे दलाइल का कोई जवाब नहीं था। मैं सिगरेट सुलगाकर सुल्तान शाह के बारे में सोचने लगा। अचानक फोन की घंटी ने कमरे में छाया हुआ सकूत तोड़ दिया। गजाला ने लपक कर रिसीवर उठाया। रिसीवर कान से लगाते ही उसके चेहरे पर हैरत और मुसर्रत के आसार नजर आने लगे। चंद लम्हों बाद उसने कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया और मुड़कर मुझे बताया कि सुल्तान शाह इंटरकाम पर अपनी बखैरियत वापसी की इत्तला दे रहा था। मुकाबले में सुल्तान शाह को भी मामूली से जख्म आए थे, लेकिन वो बहुत खुश था कि तवील वक्फे के बाद उसे अपनी कसलमंदी दूर करने का मौका मिला था। कराची से रवानगी के वक्त कासम के गुर्गे की टुकाई को वो छेड़छाड़ से ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं था। गजाला को रवाना करने के बाद वो काफी देर तक किसी भूले भटके शिकार की तलाश में भीड़ भाड़ से दूर भटकता रहा। फिर उसने चाकू के जोर पर एक राहगीर को घेर ही लिया। उसकी कमीज उतरवा कर सुल्तान शाह ने खुद जेबतन की और उस बेचारे की कनपट्टी पर एक जचा तुला हाथ जड़ के उसे बेहोश किया। यूं वो होटल वापस आने की काबिल हो सका। अपनी खून आलूद कमीज की धज्जियां उस नासने में फेंक दी थी। अपनी कथा सुनाने के बाद वो मेरी कहानी जानने का शायक था। यूं मजबूरन मुझे एक बार फिर अपनी कहानी दोहरानी पड़ी और उसकी आंखों की चमक लहजा ब लहजा बढ़ती चली गई।
काश मैं तुम्हारे साथ होता, कम से कम उसे अपने ही हाथों हरगिज न मरने देता। मेरे खामोश होने पर उसने मलाल अमेज लहजे में कहा, चाहे गजाला अगवा हो जाती। ना ना, वो जल्दी से बोला, मैं तुम्हारे साथ जाता तो भाभी होटल ही में रहती। मेरे हिसाब से तो उसका बाहर निकलना ही गलत था। औरत बहुत नाजुक होती है, इसकी तो हम आखिर दम तक हिफाजत करते हैं। अपनी औरत दुश्मन के हाथ पड़ जाए तो मुकाबले के बगैर ही शिकस्त मुकद्दर बन जाती है। पता नहीं तुम भाभी को क्यों साथ ले आए। उसके बेलाग तबसरे ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये उसी की जिद थी, मगर पहले ही तजुर्बे ने उसका सारा जोश ठंडा कर दिया। आज के वाकया पर वो तुम्हारी बहुत एहसानमंद है। गर्क करो एहसान को, वो अपनी द्रोह में बोला। अगर वो उसे ले जाने में कामयाब हो जाता तो तुम मेरी सूरत देखने को तरस जाते। पटड़ी पर गर्दन रख कर ही मैं उस बदनामी का हिसाब पूरा कर सकता था। फिर मुझे बोलने का मौका दिए बगैर उसने फौरन ही मौजू बदल दिया। अब आगे क्या इरादा है? अब हम फिर अंधेरे में हैं। लाहौर रुकना अब बेकार है। हमें जल्द अज जल्द कराची वापस पहुंचना है ताकि वहां से हमारी गैर हाजिरी का राज फाश न हो सके। और नसीर खान का क्या होगा? उसने सवाल किया। नसीर खान? मैं चौंक पड़ा। हाँ, उसे भी देखा जा सकता है। बज़ाहिर वो एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के स्याह सफेद का मालिक है, लेकिन किसी से हदायत जरूर लेता है। उस इदारे के MD की शख्सियत भी बहुत पुरस्कार है। नसीर खान से कुछ न कुछ मालूमात जरूर हासिल होगी। बस उसका पता दे दो, जहां चाहोगे उसे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। उसने कहा। मैं आजिदगी से हंस दिया। लाहौर में हमारा कोई ठिकाना नहीं, उसे कहाँ ले जाओगे? देखी जाएगी। तुम पता तो बताओ उसका। नसीर खान के पते के लिए एक मरतबा फिर टेलीफोन डायरेक्टरी से रजू करना पड़ा। वो बज़ाहिर हर बखेड़े से अलग थलग एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का काम चला रहा था, लेकिन दर हकीकत मंशियात की गैर कानूनी तिजारत में उसका किरदार कलीदी अहमियत का हामिल था। हेरोइन की बरामदी तिजारत के लिए उसने एक आड़ फराम की हुई थी और बज़ाहिर सीधे साधे तिजारती सौदों में उस जहर की आवेजिश किया करता था। मंजिल मकसूद पर उसके गुर्गे आम तिजारती माल से हेरोइन अलग करके खरीदारों तक पहुंचा देते होंगे और गैर मुल्की ज़र मुबादला में रकम तंजीम के हिसाबात में जमा हो जाती होगी। नसीर खान की अहमियत उस एतबार से भी वाज़ेह हो गई थी कि गजाला ने उससे मुलाजमत के लिए रजू किया और इंटरव्यू के दौरान अपनी ज़ात को शुबहात से बाला तर न रख सकी, जिसके नतीजे में दफ्तर से निकलते ही उसके अगवा की कोशिश की गई, जो सुल्तान शाह की बरवक्त मुदाखलत की बिना पर नाकाम होगी। नसीर खान का पता हासिल करने के बाद मैंने दोबारा गजाला से रजू करना मुनासिब नहीं समझा और हम दोनों पूरी तैयारी के साथ होटल से रवाना हो गए। रात के 1 बजे वो रहायशी इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। आबादी दरमियाने दर्जे के मकानात पर मुश्तमिल थी और खासी हद तक बाकायदा थी, लिहाजा हम थोड़ी सी तलाश के बाद मतलूबा मकान तक पहुंच गए। यह गनीमत था कि टेलीफोन डायरेक्टरी में नसीर खान के घर का पता और फ़ोन नंबर एशियन सिंडिकेट के साथ ही दर्ज था, वरना आम सफ़ात में नसीर खान के नाम से कम 20 मुख्तलिफ अफराद के पते और फ़ोन नंबर दर्ज थे और उन सब की फर्दन जांच पड़ताल किए बगैर सही ठिकाने पर पहुंचना नामुमकिनात में से था। दूसरी कॉल बेल के जवाब में बंद दरवाजे के अकब में से कदमों की चाप सुनाई दी। फिर एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? दरवाज़ा खोलो, नसीर खान के लिए एक अहम पैगाम है। मैंने सुल्तान शाह का शाना दबाकर इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि अंदर वाली मेरा जवाब सुन सके। शायद उस औरत के लिए उस किस्म का मुवहम सा जवाब गैर मुतवक्किल नहीं था, क्योंकि उसने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया था और 2 नकाब पोशों पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गईं। खौफ के बायस गैर इरादी तौर पर शायद वो चीख पड़ती, लेकिन सुल्तान शाह ने तेजी से आगे बढ़कर उस खूबसूरत औरत के दहाने पर मजबूती से अपना हाथ रख दिया और उसके पीछे मैंने भी अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा खोलते ही मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल की झलक दिख चुकी थी, लिहाजा उसकी दहश से फटी हुई बड़ी बड़ी स्याह आंखें मुझ पर जमी हुई थी। तुमने जरा भी आवाज़ निकाली या कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो बेदरीक गोली मार दूंगा। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन से लगाते हुए सफाकाना लहजे में सरगोशी की और वो बेबसी से सर को खफीफ सी जुम्बश देकर रहेगी, क्योंकि उसका दहाना बदस्तूर सुल्तान शाह की बेरहमाना गिरफ्त में था। उस असना में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो औरत सूरत हाल की निज़ाकत से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी, लिहाजा मैंने सुल्तान शाह को इशारा किया और उसने औरत को आज़ाद कर दिया। आज़ादी मिलते ही उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें यूं रगड़ी थीं जैसे उसे अपनी बिसारत पर शुबा हो रहा हो। नसीर खान कहाँ है? मैंने औरत के करीब होकर सरगोशियाना लहजे में सख्ती से सवाल किया। अंदर ख्वाबगाह में सो रहा है, उसके हल्क से खौफजदा से मनमनाती हुई आवाज़ निकली। घर में तुम दोनों के अलावा और कितने लोग मौजूद हैं? कोई भी नहीं। वो मेरे हाथ में दबे हुए पिस्तौल पर नजरें जमा कर बेबसी से बोली। तुमसे उसका क्या रिश्ता है? दोस्ती? मैं कभी कभार ही इससे मिलने आती हूँ। नसीर खान का पेशा कुछ भी रहा हो, लेकिन दोस्ती के मामले में वो खुश नसीब था। पहले मैंने उस औरत को बेहोश करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो इरादा मुलतवी कर दिया। मेरी राय में वो जिंदगी और जिंदा दिली से मोहब्बत करने वाली खुशबाश औरत थी, जो मेरी जिंदगी में समझौतों की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ थी, लिहाजा उसकी तरफ से किसी चालाकी का अंदेशा नहीं था। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि उसके रवायती हथियार हम दोनों के लिए कतई बेअसर थे, जबकि मेरा पिस्तौल किसी भी लम्हे उसे जिंदगी की जुमला खुशियों से महरूम करने पर कादिर था। नसीर खान की ख्वाबगाह तक उसने बेचूच राह हमारी रहनुमाई की, जहां वो बिस्तर पर पड़ा बेखबर सो रहा था।
सरहानी एक तपाई पर बोतल और गिलास के अलावा कमरे की महदूद फिजा में अल्कोहल की बू रची हुई थी। साफ जाहिर था कि उस कमरे में महफिल निशात जमाने के बाद वो नशे में बेसुध पड़ा हुआ था। उसे बेदार करने के लिए सुल्तान शाह को खासी मेहनत करना पड़ी। नसीर खान नशे के आलम में यही समझता रहा कि उसके साथ वाली उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। वो बार बार सुल्तान शाह के हाथ झटक कर कुछ नाकाबिले फहम से अल्फाज बुड़बड़ाता और पहलू बदल कर फिर सो जाता। मगर जब उसके सर पर ठंडे पानी से भरा हुआ जग अंडेला गया तो उसने हड़बड़ा कर बिस्तर छोड़ दिया। बालों से टपकते हुए पानी से गुलू खलासी के लिए वो सर झटक कर गुसीले लहजे में बोला। फिर उसकी झपकती हुई सुर्ख आंखें हम दोनों पर पड़ी तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। ये कौन है निशात? उसने हकलाते हुए तहय्युर ज़दा लहजे में और से पूछा। उसकी जुबान पर बसियार नोशी के सबब नशे की लुकनत बाकी थी। निशात। उसकी जुबान से औरत का नाम सुनकर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि महफिल निशात की तरकीब का सबसे बेहतर इस्तेमाल नसीर खान ही के हाथों मुमकिन हो सका था। तुम बेहतियाती का मुर्तकिब हुए हो नसीर खान। हम तुम्हें इस कुताही की सजा देने आए हैं, लिहाजा जल्द अज जल्द अपने ओसान यकजा कर लो। मैंने दानिस्ता मुबहम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा। नहीं, मुझसे कोई कुताही नहीं हुई। वो लुकनत आमेज लहजा में बोला। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी उसे हुई होगी जिसके तुम नमक ख्वार हो। हम तो महज हुक्म के बंदे हैं। दोनों हाथ सर पर रखो और बिस्तर से नीचे आ जाओ। मैंने उसे उलझाते हुए सर लहजे में कहा। उसका नशा तेजी से हिरन हो चला था। सूरत हाल की संगीनी ने उसके दिल दिमाग से सरूर की आखिरी रमक तक निचोड़ ली थी। उसने दोनों हाथ सर पर रखे और बिस्तर से नीचे आ गया। बुनियान और अंडरवेयर पर मुश्तमिल लिबास में वो बहुत ज्यादा मजहक का खेज नजर आ रहा था। मुझसे कोई गलती नहीं हुई। अगर मैं चुकन्ना ना होता तो वो मुझे जुल देकर निकल जाने में कामयाब हो जाती। मैंने उसके अज़ाइम भांप कर ऊपर इतला दे दी थी। अगर वो बचकर निकल गई तो खालिद कसूरवार है। मेरा तो उसमें कोई कसूर नहीं था। वो जल्दी मुदाफाना लहजा में बोला। हो सकता है कि अब तक खालिद का हिसाब बेबाक किया जा चुका हो। मैंने अपनी जुबानी कलाबाजी पर कामयाबी से अमल करते हुए कहा। हमारे सुपुर्द सिर्फ तुम्हारा मामला किया गया है, तुम्हारी शनाख्त। उसने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। उसके उसान कदरे बहाल हो चलते। कोई नहीं, मैंने फुसकून लहजे में कहा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिस शख्स के बारे में सजा का फैसला सादर हो चुका हो वो अपने हर इख्तियार और हक से महरूम हो जाता है। फिर मैं मुजाहमत करूंगा। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। इस हालत में फौरन मरना चाहते हो तो मुजाहमत जरूर करो। मैंने पिस्तौल की नाल से उसके सरापा की तरफ इशारा करते हुए कहा। वरना मैं जाती तौर पर तंजीम के चंद असूलों के खिलाफ हूँ। हो सकता है कि मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार अपनी पोजीशन की वजाहत का मौका दे दूं। वो कुछ न बोला। उसकी आंखों में उलझन के आसार साफ पड़ जा सकते थे। अगर तुम्हें कोई हुक्म दिया ही जा चुका है तो तुम उसकी तामील के पाबंद हो। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद जुबान खोली तो उसके लहजे से बेअतबारी मुतरश्शे थी। तुम मुझे क्या राय दे सकोगे? तुम मेरे सामने ऊपर वालों से बात कर सकते हो। उसने अपने फैसले पर नजरसानी कर ली तो फोन ही पर मुझे वापसी का हुक्म दे सकता है, वरना मैं अपने काम से पूरी तरह वाकिफ हूँ। इस दौरान मैं निशात फरते खौफ से दबी दबी सिसकियों के साथ रोने लगी थी। गुफ्तगू गंभीर होने के साथ उसकी रोने की आवाज भी कतरे बुलंद होने लगी। आवाज बंद करो। सुल्तान शाह चिल्लाए हुए लहजे में उस पर बरसा। तुम जो चाहे करते रहो लेकिन खुदा के लिए मुझे वापस जाने दो। वो रोते हुए खुशामदाना लहजे में बोली। मैं वादा करती हूँ कि अपनी जुबान बंद रखूंगी और किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहूंगी। खामोश रहो वरना पछताने का मौका भी ना मिल सकेगा। सुल्तान शाह गुराया और मशीनी अंदाज में वो यक बयक खामोश होगी। उस दौरान में नसीर खान की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। तुम्हारी बातें मुझे कुछ अजीब सी लग रही हैं। आखिर वो भराई हुई आवाज में बोला। उसकी जुबान की लुकनत अब खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह होशो हवास में नजर आ रहा था। क्या अजीब लग रहा है तुम्हें? मैंने पूछा। इसको यहाँ से हटा दो ताकि मैं खुलकर बात कर सकूं। वो निशात की तरफ इशारा करके बोला और उसकी रेलगाड़ी एक बार फिर चल पड़ी। इस बार वो न सिर्फ रो रही थी बल्कि नसीर खान को बुरा भला भी कह रही थी। उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि नसीर खान की शरीके कार नहीं थी। उसका ताल्लुक बस महदूद सा था। निशात के लिए यह इंकिशाफ हैरतनाक था कि नसीर खान किसी ऐसी तंजीम का रुकन था जो अपने आदमियों की लग्जिश पर सजा के फैसले सुनाने और नाफिज करने का इख्तियार रखती थी। इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, मैंने सपाट लहजे में सुल्तान शाह से कहा और वो उसकी फरियाद पर कान धरे बगैर उसे वहां से निकाल ले गया। इन दोनों के निकल जाने पर लम्हा भर के लिए मेरी तवज्जो नसीर खान की तरफ से हटी थी। कोई हैरतनाक सुरात के साथ मुझ पर आ पड़ा, लेकिन बेखबरी के बावजूद मेरा इस्तरारी रद्दअमल बहुत ही पहचाना था। मैंने टाइगर से उंगली हटाकर आईनी दस्ते से उसके चेहरे पर पै दर पै ऐसी भरपूर जरबे लगाई को बलबलाता हुआ पीछे उलट गया। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में दबाए बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी उंगलियों के दरमियान से रिसने वाले खून से जाहिर हो रहा था कि मेरे हाथों उसका चेहरा उधड़ कर रह गया है। उसी असना में सुल्तान शाह धींगा मुश्ती की आवाजें सुनकर निशात समेत दोबारा वहां आ पहुंचा। नहीं, सुल्तान शाह को नसीर खान की तरफ लपकते देखकर मैंने उसे टोक दिया। इसे मेरे हाथों खासी सजा मिल गई है। मौका पाते इसने मुझ पर हमला किया था। अच्छा किया, ये इसी काबिल है। निशात ने नफरत अमेज लहजे में तबसरा किया। महज खिलौना समझ रखा था इसने मुझे। सीधे होकर जवाब दो मेरे सवालात का। मैंने नसीर खान की कमर पर आहिस्ता से ठोकर मारकर कहा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उसने अपना खून आलूद चेहरा ऊपर उठाकर भराई हुई आवाज में कहा। उसका चेहरा खून में डूबकर इस कदर भयानक हो गया था
कि निशाद ने फेरेरी लेकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था।